हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, मौलिक अधिकार के सेकंड पार्ट को आज हम आगाज़ करते हैं। जैसे कि आपने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो 6 प्रकार की वर्तमान में जो अधिकार दिया गया था अलग से, तो वो अधिकार हमने पढ़ रखे हैं। और अब चलते हैं अनुच्छेद 20, 21 और 22, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार जो मेरा 19 से 22 में लिखा हुआ है। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो अनुच्छेद मैंने 19 पढ़ रखा है। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 में। तो साथियों, अनुच्छेद 20 में है अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण। यानी अगर आप कोई अपराध करते हैं और अपराध सिद्ध हो जाता है कि आपने ही किया है, तो उसके बारे में आपको संरक्षण दिया गया है। तो फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि मेरा यहाँ पर है पहले गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, और इनको पढ़ते हुए तब उसके ओर जाएंगे। तो साथियों, पहले अनुच्छेद 22 को हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। यानी अगर कोई पुलिस वाले आते हैं, आपको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इनके बारे में आपको कुछ संरक्षण दिया गया है मूल अधिकार के तौर पर। यानी आपको कोई पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं तो उनके संबंध में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो वो 3 प्रकार के जो स्वतंत्रता है वो आपको पहला होगा कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। यानी जो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो जो है गिरफ्तार करने से पहले उसको कारण बताना होगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहा है, कौन सा आपने जुर्म किए हैं, कौन सा आपने अपराध किए हैं। तो वो जो है आप पूछ सकते हैं कि हमें किस अपराध के लिए आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और उसे बताना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो संरक्षण दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर और आने जाने समय छोड़कर, आने जाने का समय जो लगेगा रास्ते को छोड़कर, दंडाधिकारी के पास जो है पेश करना होगा। यानी रास्ते का समय छोड़कर जहाँ पे आपको गिरफ्तार किया है वहाँ से, और न्यायालय जहाँ पर दंडाधिकारी के सामने आएंगे, वहाँ से उस दूरी के दौरान जो भी समय लगेगा, उस समय को, आने जाने के समय को छोड़कर बाकी 24 घंटे के अंदर जो है दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, और आपको वहाँ पे दंड मिलेगा। और उसके बाद तीसरा जो अधिकार आपको दिया गया है कि अपने जो है पसंद से आप वकील रख सकते हैं। अपने पसंद से वकील रखने की छूट दिया गया है। यानी सरकारी स्तर पर कोई वकील नहीं है, आपको अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने की अनुमति दिया गया है, छूट दिया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। यानी 22 के अंतर्गत जो है कोई आता है गिरफ्तार करता है तो उसको कारण बताना होगा। उसके बाद 24 घंटा के सामने, आने जाने को समय को छोड़कर जो है मजिस्ट्रेट के ये सामने, यानी दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा। उसके बाद साथियों, आपको अपने मनपसंद वकील से, अपने आप जिससे चाहें उससे, उस वकील से सलाह ले सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 22 में छूट दिया गया है आपको मूल अधिकार के तौर पर। उसके बाद ये गिरफ्तार हो जाते हैं और दंडाधिकारी के सामने पेश होते हैं। उसके बाद और पता चलता है कि ये अपराध आपने ही किया है। यानी अगर आपके प्रति अपराध सिद्ध हो जाता है कि यह अपराध आपने ही किया है, तो उनके लिए देखिए क्या जो है संरक्षण दिया गया है। तो उनके लिए जो है अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यानी कि अगर आपने अपराध कर दिया और वो सिद्ध हो गया कि आपने अपराध किया है, तो इसके संबंध में भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। एक तो जिस समय आपने अपराध किया है, उसी समय के कानून के तहत जो है सज़ा मिलेगी। यानी अगर आपने 2014 ईस्वी में कोई सा अपराध किया है, यानी किसी को आपने मारपीट कर लिए या किसी का हत्या कर दिए, तो साथियों आपने 2014 ईस्वी में जो अपराध किया है, तो आपको इसी समय, यानी जिस समय अपराध किया है उसी समय के कानून के तहत जो है
सजाएं दी जाएगी। ये नहीं कि 2014 में आपने किया कि फांसी, ये किसी को आपने हत्या कर दिया और उस समय इसका समय हो सकता है कि होगा 20 वर्ष सज़ा, 20 वर्षों का, और यही सज़ा जो है 2021 में आके यानी कानून बन गया कि अब जो किसी का हत्या करेगा उसको फांसी मिलेगा। तो आपको फांसी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस समय आपने अपराध किया है, आपने 2014 में अपराध किया है, तो 2014 ईस्वी वाला ही आपको जो है सजाएं मिलेगी, ना कि 2020 वाले। तो समझ गए कि आप जिस समय अपराध किए उसी समय के कानून के तहत सजाएं मिलेगी। और दूसरा क्या इसमें जो है आपको मूल अधिकार दिया गया है कि एक अपराध के लिए जो है एक बार सज़ा, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने एक ही बार अपराध किया है तो आपको एक अपराध के लिए बार बार सजाएं नहीं दी जाएगी। यानी एक बार अपराध किया है तो एक ही बार सज़ा मिलेगा इसके लिए, ऐसा व्यवस्था जो है आपको छूट दिया गया है अनुच्छेद 20 में। उसके बाद साथियों तीसरा बात इसमें क्या है, अपने विरुद्ध, यानी आप अपने विरुद्ध जो है कुछ बोलते हैं तो उसके लिए जो है बाध्य नहीं करेगा, बाध्य नहीं करेगा। यानी आप अपने खिलाफ़ में कुछ बोल रहे हैं कि मैंने अपराध ये नहीं किया है, मुझे सजाएं नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस समय पर नहीं था, तो स्वयं के खिलाफ़ जो है गवाही देने की से बाध्य नहीं करेगा। यानी आप अपने खिलाफ़ बोल रहे हैं तो इसके लिए आपको बाध्य नहीं करेगा, ऐसा अनुच्छेद 20 में लिखा गया है। और 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। उम्मीद है कि आपने अनुच्छेद 20 और 22 को अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। तो साथियों चलते हैं अनुच्छेद 21 की ओर। और अनुच्छेद 21 बड़ा ही घातक अनुच्छेद है, क्योंकि यह खास करके महिलाओं के लिए जो है विशेष सुविधाएं देता है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान में विशेष तौर पर महिलाएं के लिए जो है संरक्षण प्रदान करती है। अब क्या है तो साथियों अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी और उसके बाद इसी में रखा गया है निजता का अधिकार। निजता यानी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण से हो गया आपको जीने मरने की स्वतंत्रता, यानी आप अपने प्राण की रक्षा कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। मरने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, यह जो है आपको अपने प्राण की रक्षा यानी जीने की आज़ादी दिया गया है। और जो है अगर धर्म के अनुसार आप मरते हैं, जैसे जैन धर्म वाले व्यक्ति अपना प्राण त्याग करते हैं ईश्वर को पाने के हेतु, तो मोक्ष प्राप्त करने हेतु, तो आप उसके अनुसार आज़ाद हैं, उसके अनुसार अपना प्राण त्याग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आप प्राण त्याग नहीं कर सकते हैं, यानी प्राण की रक्षा कर सकते हैं। उसके बाद दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक बोले तो शरीर से जो है आप स्वतंत्र हैं, यानी आप जो है शारीरिक मामले में स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जो है कोई आपके शरीर को टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, और आप पर जो है कुछ इस तरह का बातें नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी आपके शरीर के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं आपके मर्ज़ी के खिलाफ़। अगर आपका मन हुआ कि टच करिए शरीर तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मर्ज़ी है तो कोई व्यक्ति आपके शरीर को टच नहीं कर सकते हैं, आपके मर्ज़ी के खिलाफ़ नहीं जा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 21 कहता है। उसके बाद साथियों निजता का ख्याल है, निजता का अधिकार दिया गया है, क्योंकि इसमें आपके निजी बातों को ख्याल रखा गया है। क्योंकि आपको अगर आप पर कोई कमेंट कर देता है गंदा कमेंट, तो ये जो है इस पर ख्याल रखा गया है कि उसको सज़ा मिलेगी। यानी आप बाल रखें या जो रखें या जो पहने, आपके वो प्राइवेट मामले हुए, या आप किससे बात करें किससे ना करें ये आपका मर्ज़ी है, ये प्राइवेट बात है आपका, इसमें निजी बातों को रखा गया है, इसमें कोई दखल अंदाज नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो आपको अनुच्छेद 21 के तहत आज़ादी मिला गया है, स्वतंत्रता मिला हुआ है, मूल अधिकार के तौर पर आप इनके खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार बाध्य है। इनके खिलाफ़ जो है अगर कोई आपके मूल अधिकार में कमी करता है तो आप अनुच्छेद 32 के सहारे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
और अनुच्छेद 226 के सहारे हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट जा सकते हैं 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। तो साथियों, आपका मर्जी होगा किससे शादी करें किससे ना करें, यह जो है अनुच्छेद 21 में आज़ादी दिया गया है। उम्मीद है कि आपने अनुच्छेद 21 को समझ गए होंगे। यानी आपके मर्जी के खिलाफ आपके घर वाले भी नहीं जाएंगे। यानी आपको जो दूल्हा पसंद होगा और वही दूल्हा से आपको शादी हो सकता है। अगर आपके माँ बाप वाले आपके मर्ज़ी के ख़िलाफ़, यानी जो लड़का आप पसंद किए ही नहीं उनको उन्होंने चुन लिया, तो आप जो है अगर वो पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ़ आप एक्शन यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि मैंने इस लड़का को चुना ही नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो साथियों, यही सब बातें अनुच्छेद 21 में रखा गया है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है। ये कहता है शिक्षा का अधिकार। साथियों, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। शिक्षा पाना ये मेरा मूल अधिकार है। शिक्षा से हमें कोई वंचित नहीं कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 21 का ए कहता है। और ए बोले 21 का ए, तो ये साथियों बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि अनुच्छेद 21 पहले था और इसे जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2002 ईस्वी में। इसी में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। साथियों, यह जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, बच्चे को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। साथियों, 6 से 14 वर्ष बोले तो क्लास 8 तक, क्योंकि आपका 5 वर्ष पूरा होता है आंगनबाड़ी में और 6 वर्ष से आपको जो है स्कूल में नामांकन होता है प्राथमिक विद्यालय में पहली कक्षा में। तो 6 से 14 यानी क्लास 8 तक जो है, यानी क्लास 8 तक आपको निःशुल्क शिक्षा मिलता है, क्योंकि आपको स्कूले में किताब मिलता है, आपको पता है ना। तो साथियों, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था किया है अनुच्छेद 21 के ए के तहत। और ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में मूल अधिकार में जोड़ा गया। उम्मीद है कि आपने स्वतंत्रता के अधिकार को समझ लिए हैं। अब साथियों चलते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में मेरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। साथियों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये है अनुच्छेद 23 और 24। यानी हमारे समाज में 2 प्रकार से शोषण होता है, वो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो साथियों, अब देखा जाए अनुच्छेद 23 क्या है और अनुच्छेद 24 क्या है। तो अनुच्छेद 23 को सर्वप्रथम देखते हैं। तो 23 में लिखा गया है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। यानी मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो साथियों, मानव के जो है व्यापार और बलात्श्रम का जो इसमें प्रतिषेध किया गया है। कैसे कि इसमें जो है मानव के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद बेगारी तथा ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। यानी मनुष्य का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं और ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं किसी के साथ काम धंधा। अब क्या है ज़रा समझते हैं। तो साथियों, बेगारी जो है ये बलात्श्रम का प्रतिषेध है। बलात्श्रम बोले तो बेगारी। अगर आपके घर में
कोई बच्चे आते हैं नौकरी के लिए और नौकरी करते हैं, आपने उनको उचित पैसा नहीं देते हैं, केवल भरपेट खाना देते हैं सुबह शाम, और 24 घंटा आप काम करवाते हैं क्योंकि वो आपके घर में ही रहता है। तो साथियों, यही है बेगारी और यही है बंधुआ मजदूर। आप इतना काम का उस पर टेंशन डाल देते हैं कि आपको इतना काम करना ही होगा और उसके बदले आप पैसे भी नहीं देते हैं। तो यही है बेगारी और ज़बरदस्ती काम करवाते हैं कि आपको करना ही होगा, तो यही है ज़बरदस्ती। तो साथियों, खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं और ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 23 में कहा गया है। उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 24 की ओर। तो अनुच्छेद 24 में जो लिखा गया है वो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। साथियों, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 24 में है कि यानी बालक यानी छोटे छोटे बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं जोखिम भरे। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से जो है जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते हैं, जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। यानी कि आप कंपनी, फैक्ट्री या जो भी हो संस्थाएं, उसमें जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। अगर ऐसा करते हैं तो आपको पकड़े जाएंगे, तो आपके ऊपर फिर एक्शन होगा, क्योंकि यह बच्चों के मूल अधिकार की बात है और मूल अधिकार में कोई व्यक्ति हनन नहीं कर सकता है, कमी नहीं कर सकता। ऐसा आपको जो है पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने पहले ही सब बात को बता रखा है। अब उसके बाद चलते हैं अगले जो मेरा अधिकार है साथियों, अगले अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें ज़रा देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो साथियों, अनुच्छेद 25 जो कहता है वह है धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। यानी बोले तो अनुच्छेद 25 कहता है कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, धर्म मानने की स्वतंत्रता दिया गया है और मूल अधिकार दिया गया है आपको अधिकार। और आचरण बोले तो धर्म के अनुसार चलने की स्वतंत्रता, यानी आपके धर्म में क्या नियम है, क्या कानून है, आपको आपके धर्म में यानी आपको अपने धर्म में किस अनुसार से चलना है, यही है धर्म का आचरण। तो आपको इसके लिए आप आज़ाद हैं, आपका ये अधिकार है, क्योंकि यही धर्म के आचरण के आधार पर जो है सिख लोग अपने पगड़ी में ये जो है अपने माथे पे यानी सर पे पगड़ी बांध लेते हैं और बांध लेते हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। बाइक पर जो है हेलमेट का प्रयोग करना अनिवार्य है, नहीं तो पुलिस चालान काट देते हैं। साथियों, सिख वाले ये आज़ाद हैं क्योंकि वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं और हेलमेट नहीं पहनते हैं सेफ्टी के लिए, तो वो उनके लिए आज़ाद है। पुलिस उन्हें तंग नहीं कर सकते हैं, इनको चालान नहीं काट सकते हैं, ये उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद धार्मिक ये प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, यानी आप अपने जिस धर्म को माना है उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। क्योंकि भारत में राज्य स्तर पर यानी अपने देश के लिए कोई धर्म है ही नहीं निजी, यानी भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी यहाँ पर राज्य स्तर पर जो है कोई धर्म है ही नहीं।
तो साथियों उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप जो है अपने धर्म के अनुसार चंदा कर सकते हैं, रुपये जुटा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, इनके लिए आप आज़ाद हैं। यानी आप धर्म के लिए, धार्मिक कार्य के लिए जो है रुपये जुटा सकते हैं और इनकी प्रबंध कर सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 26 में लिखा गया है। तो साथियों फिर चलते हैं अनुच्छेद 27 की ओर। तो अनुच्छेद जो है 27 में क्या है? तो अनुच्छेद 27 में जो है आपने जो धार्मिक कार्य के लिए रुपया जो जुटाए हैं, सरकार जो है उस पर यानी आपने जो रुपया जुटाए हैं, सरकार उस पर जो है कोई भी कर बोले तो टैक्स जो है नहीं लेगा। यानी आपने जो धार्मिक कार्य के लिए रुपये जुटाए हैं, ये आपने जो प्रबंध किए हैं, उन पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। और ऐसा इसमें यह भी लिखा गया है अनुच्छेद 26 में कि आप जो है मनमानी ढंग से इस रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी धार्मिक कार्य के लिए आप जो रुपये जुटा लिए हैं, इन पर मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इस पर आप पर एक्शन लिया जाएगा। और इसमें अनुच्छेद 27 में है सरकार उस पर कोई भी कर नहीं लगाएगा। यानी धार्मिक कार्य के लिए जो आप रुपये जुटाते हैं, उन पर सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 28 की ओर चलते हैं। तो अनुच्छेद 28 में जो है कहा गया है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी शिक्षा संस्था हो, चाहे वह सरकारी या गैर सरकारी, उस पर जो है आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी कोई भी स्कूल हो, विद्यालय हो या कॉलेज हो या कोई संस्था हो, उस पर जो है उस संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत में राज्य स्तर पर कोई धर्म है ही नहीं, धर्मनिरपेक्ष है। ऐसे में एक दूसरे धर्म वाले व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है और मामला आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 28 में लिखा गया है किसी भी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी। तो साथियों उम्मीद है कि आपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले कड़ी में। तो अगला मेरा जो है कड़ी है वो है उसके बाद साथियों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 एवं 30 दिया गया है। और साथियों ये जो है स्पेशली रूप से यानी मुख्य रूप से जो है यह अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दिया गया है यह अधिकार, क्योंकि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी जो अधिकार दिया गया है वह अल्पसंख्यक के लिए दिया गया है, अनुच्छेद 29 और 30। तो देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है। साथियों अल्पसंख्यक बोले तो वो समुदाय आ जाते हैं बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और अल्पसंख्यक में यानी मुस्लिम। यानी ये पाँचों जो है 5-6 जो जातियां हैं, ये धर्म वाले समुदाय वाले, इन्हें अल्पसंख्यक माना गया है वर्तमान में। तो साथियों इन्हीं के लिए जो है यह संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 और 30। तो साथियों अनुच्छेद 29 क्या कहता है ज़रा देखते हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उनके हित में कुछ संरक्षण दिया गया है। तो वही है अनुच्छेद 29 में। और अल्पसंख्यक वर्ग वाले व्यक्ति अपने भाषाएं, लिपि को जगा सकता है, अपने भाषाएं को समझ सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और अल्पसंख्यक वाले व्यक्ति जो हैं किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकता है। यानी अल्पसंख्यक वर्ग वाले व्यक्ति
बोले तो वो किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले सकता है, यानी वो अपने अल्पसंख्यक वर्ग वाले जो पर्सनल स्कूल होंगे, जो विद्यालय होंगे, शिक्षण संस्थान, उनमें तो वो एडमिशन लेंगे ही लेंगे, यानी उनमें तो वो प्रवेश लेंगे, उनके मर्जी के ऊपर है। लेकिन वो आपके भी विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, यानी वो किसी भी विद्यालय में अपना नामांकन करा सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। ऐसा संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और उसके बाद साथियों अनुच्छेद 30, तो अनुच्छेद 30 जो है इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यक वाले व्यक्ति जो हैं, यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है, यानी वो जो है अपने भाषाएं लिपि को बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। और इन शिक्षण संस्थान का जो है अनुदान सरकार देगी, यानी सरकार को इन शिक्षण संस्थान में जो रुपया खर्च होंगे उनको अनुदान पूर्ति करना होगा, यानी इन शिक्षण संस्थान में जो रुपया खर्च होगा वो कौन देगा? सरकार देगा, उनके अनुदान को पूर्ति करेगा। ऐसा अनुच्छेद 30 में लिखा गया है और सरकार को देना ही पड़ेगा। और उसके बाद साथियों अनुच्छेद 31 में आपने पढ़ रखा है, इनमें जो है अनुच्छेद 31 और 19 के एफ, ये दोनों में संपत्ति के अधिकार का जिक्र किया गया है। और संपत्ति का अधिकार इसे 44वां संविधान संशोधन हटाकर 1978 ईस्वी में हटाकर 300 के एम रखा है, जो अभी कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है 300A के अंतर्गत। और साथियों आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 2+4 हो गया 6, तो 1976। 44वां संविधान संशोधन 4+4 ये हो गया 8, तो हो गया 1978, यानी लास्ट डिजिट 448 तो 1978, 426 तो 1976। तो उम्मीद है कि आपने ये जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को पढ़ रखे हैं। अब साथियों चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, यानी आपके मूल अधिकार में कमी होगा तो आपका जो है उपचार यहीं से होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, यानी इन सबों में बीमारी अगर कोई भी होगा तो उनका उपचार यानी उनका इलाज किसके पास है? दवाई अनुच्छेद 32 में है। तो साथियों देखते हैं ज़रा अनुच्छेद 32 में क्या है। तो साथियों अनुच्छेद 32 को जो है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा यानी हृदय एवं आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा, यानी किसको कहा? किस अधिकार को? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर। तो साथियों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है यानी 32 अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट। वो 5 प्रकार के रीट कौन कौन सा है ज़रा देखते हैं। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? साथियों अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति को अगर मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उनके खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, क्योंकि इसी के तहत जो है मनमानी को खत्म किया गया है। जो अनुच्छेद 22 में दिया गया है वो गिरफ्तार जो है वही गिरफ्तार को यहाँ पर उठा कर लाया है, यानी किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करते हैं उनको सहायता देने के लिए, यानी व्यक्तियों के सहायता के लिए। उसके बाद साथियों अगले जो है मेरा
आगे है परमादेश। परमादेश, तो परमादेश बोले तो इसका अर्थ होता है आदेश, परम आदेश। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है। किन्हें देता है? सरकारी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी को आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यानी अगर सरकारी अधिकारी वह अपने मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, यानी वह अपना कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, आने का ऑफिस तो रह जाता है घरे पर, आने का ऑफिस तो चला गया कहीं घूमने के लिए, यानी अटेंडेंस बना लिया। तो अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, अपने काम को नहीं देखेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक रीट जारी करते हैं, उनका नाम है परमादेश। उन्हें आदेश देता है कि आपको जो अधिकार दिया गया है, आपको जो कर्तव्य दिया गया है, उनका निर्वहन करें, यानी आप अपने कार्य को करें। उसके बाद साथियों आगे है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख, सुप्रीम कोर्ट जो है एक आदेश यानी अधिकार पूछता है किसी व्यक्ति को, यानी वह व्यक्ति जिस पद पर वह पद के लिए है ही नहीं, यानी अगर कोई व्यक्ति उस पद के काम को कर देता है, उस पद के काम को करता है जिस पद के लिए वह है ही नहीं, जिस पद के लिए नहीं है, तो इनके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख जारी करते हैं। यानी बोले तो अगर आपने एसपी साहब का सिग्नेचर कर दिया, डीएम साहब का काम कर दिया, अगर वो आपको बोला ही नहीं कार्य को करने के लिए, आपने उनके कार्य को जो है नकली तरीके से कर डाला है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है आपके खिलाफ़ वो एक्शन लेंगे कि आपको यह अधिकार किसने दिया इस कार्य को करने के लिए। अगर आपको किसी व्यक्ति ने यह पद के कार्य को दिया होगा कि मेरे पद के जगह आप काम कर सकते हैं, तो ऐसे में आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको किसी ने यह पद दिया है। अगर किसी ने यह पद नहीं दिया है कि मेरे पद के जगह आप कार्य कर डालें, अगर उसके जगह आपने कार्य कर डाला और ये बात ऊपर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछेगी कि आप जो है किस अधिकार से यह काम कर दिया, आपने इस पद के लायक है ही नहीं, या यह पद जो है आपको किसने दिया, किस अधिकार से यह काम आप कर रहे हैं। तो यही है अधिकार परीक्षा लेख। उसके बाद साथियों आगे है प्रतिषेध लेख। आगे है प्रतिषेध लेख। तो प्रतिषेध लेख जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से निचले न्यायालय को आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट निचले न्यायालय यानी हाई कोर्ट को आदेश देता है कि आपने उस मुकदमा को अपने अंदर दायर कर रखा है, यानी आपने उस मुकदमा को अपने पास रख लिया है जो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, यानी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने जो मुकदमा यहाँ पर दायर कर रखा तो आपके यह क्षेत्र से बाहर की बात है, इसीलिए यह मुकदमा मेरे पास भेजें। यानी अगर निचले अदालत उस मुकदमा को अपने अंदर रख लेता है जो उसके क्षेत्र में नहीं है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध लेख जारी करते हैं निचले न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट से कि आप जो है इस मुकदमे को यहाँ पर ना रखें, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह मेरे क्षेत्र की बात है, इसे मेरे पास भेजें, यानी यह मुकदमा मेरे क्षेत्र का है। उसके बाद साथियों आगे है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण लेख जो है सुप्रीम कोर्ट अपने से निचले न्यायालय को जारी करते हैं। निचले न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट, यानी अपने से निचले न्यायालय को आदेश देते हैं कि आपने जो लंबित समय से आपने जो मुकदमा यहाँ पर रखा हुआ है और उस पर आपने कुछ कार्य किया ही नहीं,
यानी लंबित समय से जो मुकदमा आपके पास रखा हुआ है वह मुकदमे को मेरे पास भेजें, उस मुकदमे को मेरे पास भेजें। यानी सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर आपने फैसले नहीं सुनाए हैं, लंबे समय से आपके पास बहुत सारे केस दर्ज हैं और बहुत सारे मुकदमे दायर हैं, तो आपने अगर बहुत समय लगा दिया है, उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है, तो आप इन मुकदमे को मेरे पास भेजें, उनका सुनवाई मैं करूंगा। तो साथियों, यही है पांचों का पांचों रीट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परमादेश, अधिकार परीक्षालेख, प्रतिषेध लेख और उसके बाद उत्प्रेषण लेख। यानी उम्मीद है कि आपने इन पांचों रीट को सरल तरीके से समझ लिए होंगे। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मैं इसी तरह का जो है सीरीज क्रम में यानी एक क्रमबद्ध रूप से पूरे चैप्टर को विषय वाइज कराता रहूँगा और आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।